हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सार्बनेस ऑक्सले एक्ट 2002 क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि सार्बनेस ऑक्सले एक्ट क्यों आया था, यानी इसका मेन मीनिंग और इसके पर्पस और साथ में इसके मेजर एलिमेंट्स कि इसमें है क्या क्या और क्यों आया था, यानी इसका मेन मकसद क्या था। एलिमेंट्स हो गए, प्रोविजंस हो गए, ये सारे इसमें ही आएंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी जो बनाए हैं आपके सामने वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और नोट्स पीडीएफ के वे में यहाँ में साथ साथ भी हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और भी नोट्स लेने हो वहाँ पे मिल जाएंगे और उस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सार्बेनेस ऑक्सले एक्ट 2002 है क्या था। तो इट इज़ अ लॉ। एक पहली लाइन देखिए, ये लॉ था एक किसका, यूएस कांग्रेस ने पास किया था on July 30th of that year to help protect investors from fraudulent financial reporting by corporations। जो भी fraudulent financial reporting की जा रही थी उससे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ये एक्ट यानी सार्बेनेस ऑक्सले एक्ट यूएस कांग्रेस ने 30 जुलाई को पास किया था। फिर आ जाता मतलब डैट ईयर मतलब 2002 के अंदर, ऑल्सो नोन एज द SOX, इसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं, और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट भी इसका दूसरा नाम है। इट मैंडेट स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी रेगुलेशंस एंड इम्पोज्ड टफ न्यू पेनल्टीज ऑन द लॉ ब्रेकर्स। जिन्होंने लॉ ब्रेक किया होगा या जितनी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लगाना, ये किसका था, इसका ही मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी इसका मेन कह लीजिए एक मैंडेटरी इन्होंने कहा हुआ था। फिर आ जाते हैं इसके मेन, देखो अब आगे लिखे हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स ले लो, प्रोविज़न ले लो, ऑल आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो क्या था इसके अंदर वो सारी चीज़ें अब हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ये जो बोर्ड था ना, ये बनाया गया था कि मतलब आप कर लो यहाँ पे बात कि टाइटल, इसमें 11 टाइटल्स आएंगे, यानी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग टू द टाइटल, आपको क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग टू द सेक्शंस, इसमें कौन कौन से हैं, प्रोविजन कौन कौन से हैं। तो उनमें से नंबर 1 आपके सामने टाइटल नंबर 1 जो है वो है बोर्ड का। कौन सा बोर्ड है, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। तो उसके रिगार्डिंग वो क्या चीज़ थी, यानी ये बोर्ड क्यों बना था वो चीज़ कही गई है। तो अगर हम बात करें टाइटल 1 में, यानी ये जो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड था ये ओवरसीन करने के लिए बना था। किस चीज़ को ओवरसीन करने के लिए, तो पढ़ते हैं, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स ऑडिट सर्विसेज। इसका मेन ये देखो, मैं सबसे पहले नीचे जो पैराग्राफ है ना उसके ऊपर देख लो ज़रा। द बोर्ड इज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज टू सुपरवाइज द ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने 3 पॉइंट छोड़कर जो पहली लाइन है पैराग्राफ में वो बोली है कि ये जो बोर्ड है वो पब्लिक कंपनी की ऑडिटिंग से, यानी जो सुपरवाइज है मतलब पब्लिक कंपनी की जो ऑडिटिंग है उसे सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया है, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आ जाता है हमारे पास कि रिगार्डिंग टू द, अगर हम इसमें पहले पॉइंट के ऊपर बात करो तो पहले पॉइंट में आपके सामने क्या था, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, मतलब जितने भी पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो ऑडिट सर्विस यानी इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करना, ये इस बोर्ड के अंदर था। रजिस्टर पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स डैट प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, इसमें और क्या चीज़ें थी, रजिस्टर किया जाता था जितनी भी अकाउंटिंग फर्म्स हैं और वो जो ऑडिट रिपोर्ट कर रही हैं इश्यूअर्स की उनके रिगार्डिंग। और आगे आ जाता है सेट ऑडिटिंग क्वालिटी कंट्रोल्स एथिक्स इंडिपेंडेंस एंड अदर स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो इश्यूज़ के लिए तैयार की जाती थी उसके रिगार्डिंग ऑडिटिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल, एथिक्स, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर ही आ जाती थी। अब देखो फिर लिखा है नीचे पैराग्राफ में, बोर्ड क्यों इस्टेब्लिश किया गया ये तो बता दिया, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि मतलब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, किसकी वजह से, पब्लिक कंपनी की ऑडिटिंग को सुपरवाइज करने की वजह से। फिर आ जाता है इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें 5 मेंबर्स फुल टाइम बेसिस के ऊपर होते हैं, और इट मे कंडक्ट इंस्पेक्शन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमीशन, ये कमीशन की रिस्पेक्ट के ऊपर क्या कर सकता है, कभी भी कोई भी मतलब कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर इंस्पेक्शन कभी भी कर सकता है। और इट शेल इस्टेब्लिश फेयर प्रोसीजर्स, और इसमें जो आप बात कर लीजिए इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, फेयर प्रोसीजर्स तैयार करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या ये बोर्ड इसी पर्पज़ के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया है। डन, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया।
अब बात करते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंस की। तो ये क्या है, टाइटल 2 के अंदर आ जाता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंस क्या है। इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंस। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब उनके इंडिपेंडेंस के लिए। फिर आ जाता है इसके अंदर एड्रेस न्यू ऑडिटर अप्रूवल रिक्वायरमेंट। इसमें हम न्यू ऑडिटर की अप्रूवल रिक्वायरमेंट को भी नज़र देखते हैं एक बार। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडिटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को भी इसमें नज़र देख लिया जाता है कि ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है। और फिर उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्ट ऑडिटिंग फर्म्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज। रिस्ट्रिक्ट ऑडिटिंग फर्म्स, ऑडिट फर्म्स जो हैं मतलब प्रोवाइडिंग, मतलब अब बात कर लो जी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ऑडिटिंग फर्म्स को। किसके रिगार्डिंग, अगर आपने नॉन ऑडिटिंग सर्विस यानी एग्जांपल के तौर पे कंसल्टिंग ले लो, ऐसा कुछ काम किया फॉर सेम क्लाइंट के लिए, तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट हो, यानी आप सेम क्लाइंट के लिए क्या नहीं कर सकते, कंसल्टिंग यानी नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज। या सीधी सी बात कर लो कि जो नॉन ऑडिटिंग सर्विसेज हैं वो सेम क्लाइंट के लिए सेम काम नहीं कर सकती, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। फिर लिखा गया है इट शुड बी अनलॉफुल। ये अनलॉफुल है रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स के लिए, क्या, टू प्रोवाइड ऑडिट सर्विस टू एन इश्यूअर इफ लीड ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग ऑडिटर। अगर लीड ऑडिट पार्टनर कहीं पे कहा गया है उसे कि आपने रिव्यू करना है ऑडिट को, और उसके बावजूद जो हमारी पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनकी ऑडिट को क्या कर रही हैं, मतलब रजिस्टर्ड अकाउंटिंग जो पब्लिक अकाउंटिंग फर्म है उनको क्या कर रही हैं, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ अनलॉफुल मानी जाएगी, क्योंकि जिसका वो ऑडिट रिव्यू करने का है हक वही करेगा, रिस्पॉन्सिबल है वही करेगा। फिर आ जाता है हमारे पास कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइटल 3 के अंदर। वो क्या कहता है, मैंडेट दैट सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द CFR यानी कॉस्ट एंड फ्रेट रिपोर्टिंग। ठीक है, मतलब इसमें एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि ये जो हमारी एक्ट है वो क्या कहता है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि इसमें ये देखा जाता है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनकी एक्यूरेसी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है क्या एक्यूरेसी है और क्या कंप्लीटनेस है। फिर आ जाता है इंटरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर और कॉर्पोरेट ऑडिट कमेटी के बीच में क्या इंटरेक्शन चल रही है उसके बारे में भी देख लिया जाता है। फिर आ जाता है पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कहीं पे कोई चीज़ कंप्लायंस के साथ नहीं की गई तो वहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ईच मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई भी मेंबर है ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट शैल बी, मतलब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट मेंबर ही माना जाएगा। ये भी इसमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। और ईच मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। अगर कोई मेंबर है इस एक्ट के अंदर जो काम कर रहा है, उसके एक अथॉरिटी भी उसे मिल गई है कि वो कब चाहे जब मर्जी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र एज अ यूज़ अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, फोर्थ आ गया आपके सामने एनहांस द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। टाइटल नंबर 4 के अंदर क्या है कि इन्हांस करना किसको, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को कैसे किया जा सकता है। हमें एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट को फाइल करना ही होगा कमीशन, यानी जो हमारी कमीशंस बनी हुई हैं उनके पास, और डिस्क्लोज करना होगा हर एक चीज़ को, हर एक रिपोर्टिंग को, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ बैलेंस शीट की, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस की, या हो गया प्रो फॉर्मा फिगर्स हो गई या स्टॉक ट्रांजैक्शंस, इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या एनहांस करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इट रिक्वायर्स टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ मटीरियल इन फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर कहीं पे फाइनेंशियल कंडीशंस हैं तो वहाँ पे टाइमली रिपोर्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल करना ही होगा। फिर आ जाता है इट शैल बी अनलॉफुल फॉर एनी इशूअर टू एक्सटेंड द क्रेडिट फॉर एनी डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट इशूअर। ये अनलॉफुल होगा किसी भी इशूअर के लिए कि अगर हम क्रेडिट उस डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं जो उस इशूअर के साथ ही रिलेट कर रहा है। ऐसा नहीं किया जा सकता, वो अनलॉफुल माना जाएगा कि अगर हम क्रेडिट को एक्सटेंड कर रहे हैं उस मतलब किसी भी ऐसे डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जो उस इशूअर के साथ ही रिलेट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है एनालिस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टाइटल 5 क्या कहता है, हमने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करना है। मतलब आगे बात आ जाती है कि इट इंक्लूड मेजर्स एंड डिज़ाइन टू हेल्प रीस्टोर इन्वेस्टर्स। मतलब ये क्या है, मेजर करता है और डिज़ाइन करता है कि कैसे हमने रीस्टोर करना है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, यानी कैसे हमने रीस्टोर करना है बार बार अपने इन्वेस्टर्स को। फिर आ जाता है हमारे पास इट डिफाइंस कोड ऑफ कंडक्ट। हम सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या वो मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, मतलब अगर हम बात करें कि जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हम बना रहे हैं वो एक तो
सही होने चाहिए, और जो सिक्योरिटी एनालिसिस है उनके लिए होने चाहिए, और अच्छे से डिफाइन किए होने चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एबल थिंग्स टू द फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स, जितने भी फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नॉन एबल थिंग्स को डिस्क्लोज करना भी इसके अंदर ही आता है। फिर आता है हमारे पास कमीशन, रिसोर्स एंड अथॉरिटी। टाइटल नंबर 6 क्या कहता है, कमीशन, रिसोर्स और अथॉरिटी क्या है उसके बारे में। तो उसके बारे में देखते हैं, डिफाइन प्रैक्टिसेस टू रिस्टोर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इसमें भी वही चीज़, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है अलग अलग रिसोर्सेज या मतलब प्रैक्टिसेस को डिफाइन करके, कि हाँ जी ऐसे हम अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं और बचा रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है इट डिफाइंस द SEC अथॉरिटी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भी डिफाइन इसमें किया जाता है, ठीक है। टू स्टॉप दोज प्रोफेशनल विच डू नॉट फॉलो, मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर, डीलर, एडवाइजर्स होते हैं जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनसे बचाने के लिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी ऐसे मतलब इस कमीशन और रिसोर्स अथॉरिटी के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि हम इसे बचाते हैं, यानी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इन सभी चीज़ों से या इन सभी लोगों के या प्रोफेशनल से जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं उनको स्टॉप करके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेव करते हैं या करेंगे। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। फिर आता है हमारे पास स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या क्या आता है, रिक्वायर द कंट्रोलर एंड जनरल एंड SEC टू परफॉर्म वेरियस स्टडीज़ एंड रिपोर्ट देयर फाइंडिंग। इसमें हम रिक्वायर मतलब कंट्रोलर जनरल को लेकर आते हैं कि वो स्टडी और रिपोर्ट करे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो असल में करने वाली हैं। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ कंसोलिडेशंस और पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स को मतलब रखा जाता है, ताकि जितने भी कंसोलिडेशंस हो रही हैं, इफ़ेक्ट्स उनके पड़े हैं, उन चीज़ों को देखा जाए। द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, क्या रोल रह गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का सिक्योरिटी मार्केट के काम के अंदर, यानी उनके एक्टिविटीज़ के अंदर, उनके ऑपरेशंस के अंदर। सिक्योरिटी वायलेशंस कौन कौन सी हो रही हैं, इन्फोर्समेंट एक्शंस कौन कौन से लिए गए उसके लिए, वो सारी चीज़ें। द कमीशन शैल स्टडी टू एग्जामिन द रोल ऑफ क्रेडिट एजेंसी इन द इवैल्यूएशन ऑफ इशूअर्स। एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए या कमीशन शैल स्टडी, मतलब कमीशन स्टडी करे इन चीज़ों को कि क्या रोल ऑफ क्रेडिट एजेंसी है, मतलब रोल ऑफ क्रेडिट एजेंसी कितना है इशूअर्स की इवैल्यूएशन के अंदर। और कमीशन ये भी देखे कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट को सबमिट करा दिया जाए प्रेसिडेंट को इस स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब 3 रह गए, 8, 9, 10 और 11, 4 रह गए हैं, 11 है टोटल टाइटल। तो 8th क्या है, दैट इज़ कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल फ्रॉड अकाउंटेबिलिटी। इसमें आ जाता है कि एक तरीके का ये एक्ट ही है जिसे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये डिस्क्राइब करता है कि जितनी भी स्पेसिफिक पेनल्टीज़ हैं मैनिपुलेशंस के रिगार्डिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड के रिगार्डिंग, कोई अदर इंटरफेरेंस हैं विसल ब्लोअर के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों को इसमें डिफ़ाइन करके और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश में होता है ये एक्ट, कि जितने भी कॉर्पोरेट एंड क्रिमिनल फ्रॉड्स हो रहे हैं उनकी टाइम टू टाइम अकाउंटेबिलिटी भी की जाए, ताकि उनसे भी टाइम टू टाइम हम डील कर सकें। 9th आ जाता है वाइट कॉलर क्राइम पेनल्टी एनहांसमेंट। ये क्या था, टाइटल 9 के अंदर आता है कि ये एक तरीके का ये भी एक्ट है। ये एक्ट इसलिए बढ़ाया गया, यानी इसलिए इंक्रीज़ किया जाए इस सेक्शन को, कि इंक्रीज़ ये किसको बढ़ावा देता है, क्रिमिनल पेनल्टीज़ को, कि जितनी भी क्रिमिनल पेनल्टीज़ एसोसिएटेड विद वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, मतलब बिल्कुल साफ ऐसे क्राइम्स जो बिल्कुल नज़र नहीं आते या बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल समझने में नहीं आते, यानी उनको भी देखने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कि उनसे हमें क्या क्या मतलब अगर वो ऐसी चीज़ें मिल रही हैं उनको, तो उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टीज़ होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस ऐड करेंगे, क्या अगर मतलब एड्स अ फेलियर टू सर्टिफाई द कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब ऐसे कौन से रिकमेंडेशंस लेकर आए जाएँ, रिपोर्ट्स तैयार किए जाएँ जो क्रिमिनल ऑफेंस इसके रिगार्डिंग हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास, देखो जी, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। बहुत छोटे से पॉइंट रह गए अब, कि टाइटल 10 कहता है कि जितनी भी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स हैं उसे शुड बी साइन, मतलब साइन प्रॉपरली किया गया हो, किसके द्वारा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा, ठीक है। और लास्ट हमारे पास 11th क्या आता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड अकाउंटेबिलिटी। फ्रॉड की अकाउंटेबिलिटी भी टाइम टू टाइम आती चाहिए, ये टाइटल नंबर 11 कहता है। टाइटल नंबर 11 क्या कहता है, दैट इज इट आइडेंटिफाई द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एंड रिकॉर्ड्स टेम्परिंग एज क्रिमिनल ऑफेंस एंड जॉइंस दोज ऑफेंसेस टू स्पेसिफिक पेनल्टीज। इसमें भी हम कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो गए या फिर आप टेम्परिंग करते हो, यानी टेम्परिंग एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब इसमें जितने भी ऑफेंस हो रहे हैं, जितने भी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको नज़र में देखा जाता है। और जो SEC है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, टू रीस्टोर द टेम्परेरी फ्रीजिंग, वो इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए ही मतलब रीस्टोर करता है, ताकि
बार बार जो ये चीज़ें हो रही हैं उनसे थोड़ा सा रुका जाए, यानी उन्हें टेम्परेरी फ्रीज़ कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि जो काम हो रहे हैं, या फिर आप कर लीजिए जितने भी इन फ्रॉड्स को हम टाइम टू टाइम पता कर लेंगे, उतना ही हम आगे अपने फ्यूचर्स में उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग इन चीज़ों को नज़र में देखा जाता है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो इन चीज़ों को रीस्टोर करके बार बार आगे ना बढ़ने के लिए टेम्परेरी कुछ ना कुछ कर रहा है या कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो ये 11 हो गया, 10 हो गया, ये सभी जो मैंने आज आपको पढ़ा दी है, ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी हैं। तो ये सारे हैं दैट इज़ सार्बनेस ऑक्सले एक्ट 2002 के अंदर आते हैं सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, साथ में टेलीग्राम चैनल में भी। तो समझ आ गया होगा तो बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को। कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर सकते हो, और कहीं भी कोई डिमांड है तो वो भी कमेंट के अंदर लिख सकते हो, वो नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।